नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं, एक राष्ट्र के जन्म की कहानी। ये कहानी है भारत के संविधान की। चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये ऐतिहासिक दस्तावेज आखिर बना कैसे। तो सवाल ये उठता है कि किसी देश का संविधान आखिर बनता कैसे है। जरा सोच कर देखिए, एक देश जो अभी अभी आजाद हुआ है, सैकड़ों रियासतों में बटा हुआ, जहां अनगिनत भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, और इन सब के लिए एक कानून बनाना है। मतलब एक ऐसा दस्तावेज तैयार करना है जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। कितना बड़ा काम रहा होगा, है ना? और जानते हैं इस मॉन्यूमेंटल काम को पूरा करने में कितना वक्त लगा? ठीक इतना, 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। सोचिए, ये सिर्फ दिन नहीं थे, ये दिन रात की मेहनत थी, हजारों घंटों की बहसें थीं, और इन सब का एक ही मकसद था, एक राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोना। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये सब शुरू कहां से हुआ? ये सपना कि भारत का अपना एक संविधान हो, ये सबसे पहले देखा किसने था? देखिए, ये सपना कोई रातों रात नहीं आया था। इसकी पहली चिंगारी वो सुलगी थी 1934 में, जब एम.एन. रॉय ने पहली बार एक संविधान सभा का आइडिया सामने रखा। फिर सालों का संघर्ष चला और 1940 में जाकर ब्रिटिश सरकार ने अगस्त ऑफर में इस मांग को माना। और फिर आया वो साल 1946, जब आखिरकार संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। मतलब एक लंबा सफर था ये। शुरू में तो इस सभा में 389 सदस्य थे, लेकिन फिर देश का बंटवारा हो गया। पाकिस्तान के प्रतिनिधि अलग हो गए और अब नए भारत का भविष्य लिखने की सारी जिम्मेदारी इन 299 सदस्यों के कंधों पर आ गई थी। तो अब सवाल यह है कि ये 299 लोग कौन थे? कौन थे वो आर्किटेक्ट्स जिन्होंने सपने को हकीकत में बदला? आइए जानते हैं हमारे देश के इन निर्माताओं के बारे में। वो एक ऐतिहासिक दिन था, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा पहली बार एक साथ बैठी, और उस दिन एक परंपरा को निभाते हुए सभा के जो सबसे सीनियर सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें टेम्परेरी चेयरमैन बनाकर कार्यवाही शुरू की गई। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को सभा ने अपनी परमानेंट लीडरशिप चुनी। अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट बने एच.सी. मुखर्जी, और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर नियुक्त हुए सर बी.एन. राव। बस यही वो कोर टीम थी जिसे इस पूरे ऐतिहासिक काम को आगे लेकर जाना था। लीडरशिप तय हो गई। अब शुरू होता है इस कहानी का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी हिस्सा, ड्राफ्टिंग का महायज्ञ। मतलब संविधान को असल में कागज पर उतारने का, उसे शब्दों में ढालने का काम। इसके लिए 29 अगस्त 1947 को एक ड्रीम टीम बनाई गई। इसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, और इस टीम के कैप्टन यानी चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। उनके साथ थे देश के कुछ सबसे बेहतरीन कानूनी दिमाग, और इन्हीं के कंधों पर संविधान का पूरा खाका तैयार करने की जिम्मेदारी थी। अब ये नंबर देखिए, 7,000 से भी ज्यादा। पता है ये क्या है? जब कमेटी ने पहला ड्राफ्ट बनाकर पब्लिक के सामने रखा, तो इतने सारे अमेंडमेंट्स के सुझाव आए। ये बात अपने आप में कितनी बड़ी है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कुछ नेताओं का संविधान नहीं बन रहा था, बल्कि इसमें पूरे देश की आवाज शामिल हो रही थी, आम लोगों की। और ये सुझाव भी हर छोटे बड़े मुद्दे पर थे, भाषा से लेकर अधिकारों तक। तो ठीक है, बनाने की प्रक्रिया तो समझ आ गई, पर इस संविधान की आत्मा क्या थी? वो कौन से बड़े आइडियाज थे, कौन से पिलर्स थे जिन पर ये नया गणतंत्र खड़ा होना था? चलिए अब उन स्तंभों को देखते हैं। सबसे पहला और सबसे मजबूत स्तंभ, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये वो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो हर नागरिक को गारंटी किए गए, जिन्हें कोई भी सरकार किसी भी हाल में छीन नहीं सकती। और इसका आइडिया आया था अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से। फिर आता है दूसरा स्तंभ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसे ऐसे समझिए कि ये सरकार के लिए एक नैतिक कंपास की तरह थे, एक गाइड बुक जो ये बताती थी कि एक न्यायपूर्ण और बराबरी वाला समाज बनाने के लिए किस दिशा में काम करना है। इसकी प्रेरणा मिली आयरलैंड के संविधान से। और हां, भारत इतना बड़ा और विविधताओं से भरा देश है, तो शक्तियों का बंटवारा करना बहुत जरूरी था। इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम बनाया गया। 3 लिस्ट बनाई गई। यूनियन लिस्ट, जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट जिस पर राज्य सरकारें काम करेंगी, और एक कॉन्करेंट लिस्ट जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते थे। कितना साफ बंटवारा है। और अब हम अपनी कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। ड्राफ्ट तैयार हो चुका था, लंबी लंबी बहसें पूरी हो चुकी थीं,
और अब वक्त था इतिहास के जन्म का। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी को एक नज़र में बयां कर देती है। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से वो नींव रखी गई कि हमारा संविधान कैसा होगा, और इस लंबे सफर के बाद वो तारीख आई 26 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ और भारत बना एक सॉवरेन रिपब्लिक, मतलब एक ऐसा देश जो अपने सारे फैसले खुद लेता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सबसे कमाल की बात तो यह है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज। देखिए ना, 1950 में इसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे, और आज 100 से ज्यादा संशोधनों के बाद 470 से ज्यादा आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स हैं। ये दिखाता है कि ये समय के साथ कैसे बदला है, कैसे विकसित हुआ है। और इस पूरे महायज्ञ के, इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में एक ही नाम सबसे ऊपर आता है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सोचिए, उन्होंने हजारों संशोधनों को परखा, घंटों तक चली जटिल बहसों को एक दिशा दी और अपने तर्कों, अपनी क्लैरिटी और प्रैक्टिकल अप्रोच से आखिरी दस्तावेज को वो आकार दिया जो आज हमारे सामने है। इसीलिए उन्हें सही मायनों में भारतीय संविधान का जनक या फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने तो भारत के लिए ये ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से किया। पर अब एक सवाल हम सबके लिए है। ये तो उनका ब्लूप्रिंट था, आज का ब्लूप्रिंट क्या है? उस भारत को बनाने के लिए आज क्या किया जा रहा है, जिसका सपना उन्होंने देखा था? ये एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।